मेरी पोस्टिंग कुछ ही दिन पहले ही एक नए ज़िले में जिलाधिकारी के पद पर हुई थी। नई नई जिम्मेदारियों का उत्साह मन में था और अपने कार्यक्षेत्र को नज़दीक से देखने और समझने का जोश भी। उसी कड़ी में उस दिन मैं कार से एक गांव के निरीक्षण के लिए निकल पड़ा। आसमान में काले बादल पहले से ही मंडरा रहे थे, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि मौसम इतनी जल्दी बिगड़ जाएगा। शहर से गांव की ओर बढ़ती हुई कच्ची सड़क धीरे धीरे वीरान होती जा रही थी। खेतों के बीच से गुजरते हुए जब हम लगभग गांव के नज़दीक पहुंचे ही थे, तभी अचानक कार से अजीब सी आवाज़ आई। ड्राइवर ने तुरंत कार रोक दी। बोनट खोला गया, पर जल्दी ही साफ हो गया कि गाड़ी अब आगे नहीं बढ़ सकती। इसी बीच मानो आकाश ने भी हमारी परीक्षा लेने की ठान ली हो। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा ऐसी चल रही थी मानो बरसों का गुस्सा निकाल रही हो। हम दोनों ने चारों ओर नज़र दौड़ाई। सामने दूर कुछ घरों की झलक दिखाई दी। ये कोई छोटा सा गांव था जहां ज़्यादातर मकान कच्ची मिट्टी से बने हुए थे। हमने छाते निकालने का सोचा, पर बारिश इतनी तेज थी कि छाता किसी काम का नहीं रहता। मजबूरी में हम दोनों भीगते हुए गांव की ओर दौड़ पड़े। गलियों में कीचड़ ऐसा फैला था कि हर कदम पर पैर धंसने लगे। कपड़े और जूते पूरी तरह भीग चुके थे। आखिरकार एक छोटे से मकान के सामने पहुंचकर हम रुक गए। घर के बाहर मिट्टी और लकड़ी का बना एक छोटा सा सज्जा बरामदा जैसा हिस्सा था। हमने वहीं शरण ली। छत से पानी की धार मोटे रस्सों की तरह गिर रही थी। हम दोनों बरामदे में खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। बरामदे के भीतर से मिट्टी और गोबर से लीपे फर्श की खुशबू आ रही थी। अंदर अंधेरे कमरे में कोई पुरानी लालटेन टिमटिमा रही थी। शायद घर वाले भी हमें देख रहे थे, पर झिझक के कारण बाहर नहीं निकले। हमें लगा जैसे इस छोटे से बरामदे ने हमें जीवन का सबसे बड़ा सुकून दे दिया हो। बाहर आकाश टूटकर बरस रहा था और हम भीगते हुए उस छोटे से शरण स्थल में खड़े थे। मेरे लिए ये दृश्य किसी फिल्म जैसा था। एक जिलाधिकारी होकर गांव की सच्चाई के बीच खड़ा होना, जहां की गलियां कीचड़ से भरी थी और लोगों के घर अब भी कच्ची मिट्टी से बने थे। उस पल मेरे मन में एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे ये बारिश मुझे मेरे असली कर्तव्य का बोध करा रही हो। बरामदे में हम खड़े थे और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। तभी भीतर से लकड़ी का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। सामने लगभग मेरी उम्र का एक व्यक्ति खड़ा था, जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, लेकिन आंखों में एक आत्मीय चमक। उसने हमें ऊपर से नीचे तक देखा और फिर धीमी आवाज़ में बोला, बाबूजी, अंदर आ जाइए। बाहर खड़े रहेंगे तो और भीग जाएंगे। हम थोड़ी झिझक के साथ अंदर चले गए। मिट्टी से लिपे कमरे के कोने में एक मिट्टी का चूल्हा रखा था, जिस पर हल्की आंच बुझती सी धधक रही थी। कमरे की दीवार पर एक टूटी हुई अलमारी थी और फर्श पर बीरे बिछे हुए थे। साधारण सा घर, लेकिन भीतर गजब की गर्माहट। ड्राइवर ने धीरे से कहा, साहब, यहाँ तो बहुत गरीब लोग रहते हैं। उस व्यक्ति ने भीगी मिट्टी के आंगन में एक पुरानी चारपाई खींची और उस पर बैठने का इशारा किया। मैं धीरे से बैठ गया। चारपाई की रस्सियाँ कुछ ढीली थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी आत्मीयता थी, जैसे थकान और अनजानेपन के बीच किसी पुराने साथी का सहारा मिल गया हो। वो व्यक्ति थोड़ी झिझक के बाद बोला, बाबूजी, आप शायद हमारे जिले के जिलाधिकारी हैं। उसके स्वर में ना तो भय था और ना ही अत्यधिक आदर, बस एक सादा सा यकीन था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। हाँ, मैं ही हूँ, मैंने उत्तर दिया। उसने तुरंत भीतर की ओर देखा और कहा,
यदि आप उचित समझे तो मैं अपनी पत्नी से आपके लिए चाय बनाने को कह दूं। मैंने स्वीकृति में सिर हिला दिया। उसने चेहरे पर एक संतोष की लहर दौड़ गई। उसने अंदर जाकर अपनी पत्नी से कुछ कहा और थोड़ी देर में चूल्हे पर पानी चढ़ने की हल्की सी खटपट सुनाई देने लगी। मिट्टी भीगी लकड़ियों और चूल्हे की धुएं की महक वातावरण में घुलने लगी। मैं चारपाई पर बैठा बैठा अचानक खो गया। न जाने क्यों मुझे अपना बचपन याद आने लगा। याद आया कि मेरी परवरिश भी ऐसे ही गांव में हुई थी। मिट्टी की वही खुशबू, वही कच्चे घर और बरसात में गलियों का वही कीचड़। मैं भी वर्षों पहले ठीक इसी तरह की चारपाई पर बैठकर दूध भात खाया करता था। गांव का आंगन, बैलों की घटिया और माँ की डांट, सब कुछ एक एक कर आंखों के सामने जीवित हो उठा। लेकिन फिर स्मृतियों का सिलसिला बदल गया। याद आया कि मैं पढ़ाई में अच्छा था। गांव के छोटे से विद्यालय के पास करके शहर चला गया। उस दिन पूरे गांव ने मुझे विदा किया था, मानो उनका कोई बेटा आगे बढ़ रहा हो। फिर समय ऐसा दौड़ा कि गांव पीछे छूट गया। हाई स्कूल, कॉलेज, प्रतियोगी परीक्षाएं, रात रात भर जागकर पढ़ना, किताबों के बीच सपनों को संवारना, IITS से इंजीनियरिंग और फिर उसी सपने की प्रकाष्ठा UPSC क्लियर करना, IAS बनकर देश की सेवा करना। इन सब के बीच कभी गांव की तरफ पलटकर नहीं देखा। मानो जीवन की दौड़ में पीछे छूटा वो संसार किसी धुंधली स्मृति में कैद हो गया हो। आज अचानक इस छोटे से गांव के इस साधारण से घर में बैठकर मेरे भीतर का वही बच्चा जाग उठा। बरसों पहले मिट्टी के आंगन में खेलते हुए जिस बच्चे ने किताबों के पन्नों में भविष्य खोजा था, वो आज अचानक मेरी आंखों के सामने खड़ा है। जैसे ही वो औरत घूंघट डालकर चाय लेकर आई और मेरे सामने गिलास रखा, मेरी नजर अनायास ही उसके चेहरे पर टिक गई और तभी मानो समय ठहर गया। मैं अवाक रह गया। ये चेहरा, ये वही था, वो मेरी पहली प्रेमिका थी, कॉलेज के दिनों में जिससे मेरा मन गहरे से जुड़ा था। वो जो मेरी कविता की प्रेरणा थी, वो जिसकी आंखों में मुझे अपना पूरा भविष्य दिखता था। उसके चेहरे पर अब उम्र और परिस्थितियों की हल्की रेखाएं थी, पर उसकी सुंदरता अब भी वही थी, साधारण किंतु दिल को छू लेने वाली गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी झील सी आंखें जिनमें बरसों पुरानी मासूमियत अब भी झलक रही थी। कपड़ों का सादा अंदाज, किंतु चाल ढाल में वही कोमलता। वर्षों बाद भी उसका आभा मंडल मेरी सांसों को थाम लेने वाला था। मेरे मन में अतीत की परतें खुलने लगी। मुझे याद आने लगा कि वो कॉलेज की लाइब्रेरी का कोना, जहां हम घंटों बैठा करते थे, वो धीरे धीरे नोटबुक में कुछ लिखती रहती और मैं चोरी चोरी उसे देखता। उसकी हंसी हल्की, संकोची, लेकिन ऐसे कि जैसे पूरा कमरा रोशनी से भर गया हो। वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर की हुई लंबी बातचीतें, जहां हम अपने भविष्य की योजनाएं बताते। मैंने उसे कितनी बार कहा था, मैं बड़ा आदमी बनूंगा और तब तुम्हें अपने जीवन में रानी की तरह रखूंगा। वो मुस्कुराकर कहती, तुम्हें पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती और मुझे रानी बनाओगे। हम दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़ते। मुझे वो संध्याएं भी याद आई जब हम कॉलेज के बाद गंगा घाट तक पैदल जाते। वो चुपचाप बहते पानी को देखती रहती और मैं उसकी आंखों की नमी को पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन फिर भाग्य ने मोड़ लिया। मैं अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतना उलझ गया कि गांव और अतीत को पीछे छोड़ता चला गया। वो मेरे जीवन के किसी पन्ने पर छूट गई और मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला गया। आज वर्षों बाद वही औरत मेरे सामने खड़ी थी, एक साधारण
ग्रामीण स्त्री के रूप में अपने पति के लिए चाय बनाती हुई मेरे भीतर भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। मैं बोलना चाहता था, उसका नाम लेना चाहता था, पूछना चाहता था, तुम यहाँ कैसे आई? आवाज ही नहीं निकली। उसकी नजर एक पल के लिए मेरी आंखों से मिली, एक गहरी असमंजस भरी दृष्टि, मानो वो भी मुझे पहचान गई हो। पर तुरंत उसने नजर झुका ली और चुपचाप अंदर लौट गई। मैं चारपाई पर बैठा हाथ में चाय का गिलास लिए कांपते मन से अतीत और वर्तमान के टकराव को महसूस करता रहा। मैं चौंक कर लगभग हड़बड़ा गया। अरे अदिति, आप बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि आपकी शादी हो गई है। मेरे स्वर में आश्चर्य, खुशी और कहीं ना कहीं छुपा हुआ दर्द सब एक साथ घुलकर बाहर आ गया। अदिति ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में क्षण भर के लिए बरसों पुरानी चमक कौंधी, लेकिन तुरंत ही बुझ भी गई। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, पर वो मुस्कान निस्तेज थी, जैसे किसी ने उसे ओढ़ने के लिए मजबूर कर दिया हो। वो सामने खड़ी थी, परंतु उसकी देह भाषा ने साफ कर दिया कि समय ने उसके आत्मविश्वास को कहीं पीछे छोड़ दिया है। वो मुस्कुराई, लेकिन उसका चेहरा उस मुस्कान का बोझ नहीं उठा पा रहा था। उसने धीरे से सिर झुका लिया। अपने पैर के अंगूठे से वो जमीन पर बनी गीली लकीरों को खुरचने लगी, मानो मिट्टी की वो सतह ही उसके भीतर छुपे हुए दर्द का आईना हो। सामने जमीन पर पड़ा एक फटा हुआ अखबार का टुकड़ा हवा से हिल रहा था। अदिति ने उसी पर अपनी आंखें गड़ा दी, जैसे वो किसी गहरी शर्मिंदगी या अनचाहे सवाल से बच रही हो। उसका चेहरा पढ़ना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन उसकी चुप्पी सब कह रही थी। मैं उसे देखता रहा। याद आया, यही अदिति कभी कितनी आत्मविश्वासी थी। क्लास में जब कोई प्रश्न पूछता तो वो उसके सबसे पहले हाथ उठाती। उसकी आंखों से हमेशा एक अलग सी चमक रहती थी, जैसे उसे अपने भविष्य पर पूरा विश्वास हो। और आज वही अदिति मेरे सामने अपने पैर की उंगलियों से जमीन कुरेद रही थी। मैंने गहरी सांस लेकर फिर कहा, अदिति, मैं सचमुच विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि आपसे इतने सालों बाद यहाँ इस परिस्थिति में मुलाकात होगी। कभी सोचा नहीं था। वो अब भी चुप थी। उसके होंठ हिलते तो थे, पर आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। कुछ पल बाद उसने बेहद धीमे स्वर में कहा, जिंदगी बहुत बदल गई है साहब। उसके मुंह से ये संबोधन सुनकर मेरे दिल में कुछ टूट सा गया। वो जो कभी मुझे सिर्फ मेरे नाम से पुकारती थी, आज उसी के मुंह से ये औपचारिक शब्द सुनना मेरे लिए किसी तीर की तरह चुभ गया। उसके शब्दों और चुप्पियों के बीच मुझे साफ महसूस हो रहा था कि उसके जीवन की धारा उस दिशा में बह गई थी जिसकी कल्पना हमने कभी नहीं की थी। मैंने चाय का गिलास हाथ में थामा, लेकिन मेरे भीतर का मन बेचैन था। न जाने कितने अनकहे प्रश्न मेरी आंखों में तैर रहे थे और न जाने कितने उत्तर उसकी चुप्पी में छिपे थे। मैंने अदिति के घर से विदा ली। बाहर बारिश थम चुकी थी, पर जमीन अब भी भीगी हुई थी। गली के कीचड़ में चलते हुए मेरे पैर भारी हो रहे थे, मानो उनमें सिर्फ मिट्टी नहीं, अतीत की यादों का बोझ भी चिपक गया हो। मेरे मन में हलचल थी, बरसों बाद अदिति से मिलना, और वो भी इस रूप में जैसे भाग्य ने मेरे सामने आईना रख दिया हो। मैं सोच रहा था, किस्मत आखिर कितनी बेरहम होती है। मैंने सोचा, कभी मैं और अदिति दोनों सपने देखा करते थे, एक सुनहरे भविष्य के, एक ऐसी जिंदगी के जहां संघर्ष कम और खुशियां अधिक होगी। मैं अपने सपनों के पीछे भागा, सफल भी हुआ,
लेकिन इस सफलता की दौड़ में मैंने कभी पलटकर ये नहीं देखा कि अदिति का क्या हुआ। आज वो मिली भी तो एक साधारण ग्रामीण गृहिणी के रूप में। उसकी आंखों में अनकहे दुख, चेहरे पर थकी मुस्कान, ये देखकर मेरे भीतर एक प्रश्न गूंजता रहा, क्या सचमुच किस्मत ही इंसान की जिंदगी तय करती है, या हम अपनी चुप्पियां, अपने फैसलों से उसकी डोर खुद काटते बुनते हैं। अगर उस समय मैंने उसे अपने जीवन में जगह दी होती तो आज वो मेरे साथ होती। अगर मैं सिर्फ महत्वाकांक्षा के पीछे भागने के बजाय उसके साथ खड़ा रहता तो क्या आज उसका जीवन ऐसा होता, या फिर क्या ये सब पहले से ही लिखा हुआ था किस्मत की उस किताब में जिसे कोई मिटा नहीं सकता। मेरे भीतर एक पीड़ा उठ रही थी। सफलता और असफलता का फर्क आज पहली बार इतना मग्न होकर सामने आया। मैं जिलाधिकारी था, चमक दमक और सम्मान से भरा हुआ जीवन मेरे पास था, और वही अदिति कभी मेरे दिल की धड़कन रही, आज अपने पति के लिए चाय बनाकर एक छोटे से कच्चे घर में जिंदगी काट रही थी। मैं सोचता रहा, किस्मत कितनी विडंबनापूर्ण होती है। एक ही समय में जन्मे लोग अलग अलग राहों पर निकल पड़ते हैं। कोई ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो कोई साधारण जीवन की तापिश में सुलझता रह जाता है, और कभी कभी तो ऊंचाई पर पहुंचा व्यक्ति भी भीतर से उतना ही अकेला और अधूरा रह जाता है जितना वो साधारण जीवन जी रहा है। मेरे लिए ये मुलाकात किसी सजा से कम नहीं थी। ये मुलाकात मेरी आत्मा को झंझोर कर रही थी। मैं चलते चलते सोच रहा था, शायद हम सबकी जिंदगी किसी अदृश्य लेखक की लिखी हुई कहानी है, और उस कहानी में हमारे हिस्से की मुलाकातें, जुदाइयां और अधूरे सपने पहले से तय कर दिए गए होते हैं। बरसों पहले छूटा हुआ प्यार आज फिर सामने आया, लेकिन उस रूप में जिसे मैं कभी स्वीकार भी नहीं कर सकता। ये एक ऐसा तीर था जो दिल को छूकर भीतर गहरा घाव दे गया। उस मुलाकात ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिंदगी के फैसले, महत्वाकांक्षाएं और सफलता की दौड़ हमें कहाँ ले जाती है, और किस तरह कभी कभी हमारी चुप्पियाँ, हमारी प्राथमिकताएं उन लोगों की जिंदगियां बदल देती हैं जो कभी हमारे दिल का हिस्सा रहे थे। जिंदगी कभी भी वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। हम अपने सपनों की गठरी लेकर आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन रास्ते में भाग्य कई ऐसे मोड़ देता है जो हमारी कल्पना से कई अलग होते हैं। किस्मत के अधूरे पन्ने उसी टकराहट की गाथा है। सपनों और वास्तविकताओं की, भाग्य और निर्णयों की, प्यार और जुदाई की। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, उन सभी लोगों की है जिन्होंने कभी जीवन से कुछ और चाहा था पर पाया कुछ और। ये उन अधूरे पन्नों की आवाज़ है जिन्हें हम अक्सर अपने दिल में दबाकर रख देते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको भी अपने भीतर झांकने और किस्मत के खेल को नए दृष्टिकोण से समझने के लिए प्रेरित करेगी। मैं भारी कदमों से आगे बढ़ता रहा और मन में बस यही गूंजता रहा, किस्मत तेरे खेल कितने अजीब है। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।